रतन के पति वकील साहब का जो वकील साहब का भतीजा था, क्या नाम है उसका? मणिभूषण। क्या नाम है? उत्तराधिकारी सारा धर्मदार किसके ऊपर दे दिया गया? मणिभूषण को। और जो नौकर थे, क्या नाम नौकरों का? टीमल और महाराज। महाराज को तो भांग पिला पिला कर मणिभूषण ने अपने वश में कर दिया और टीमल को चोरी का आरोप लगा के वहां से निकाल दिया गया। और महाराज नाम का नौकर था, उसको उन्होंने भांग पिला के अपने वश के अंदर कर दिया। और जो रतन थी, इनकी सारी चीजें, बैंक की प्रॉपर्टी धीरे धीरे कौन घोटाला करता जा रहा है? मणिभूषण घोटाला करता जा रहा है। वही रतन किसी को 1 रुपया तक भी नहीं देती थी। उसे की सारी धन संपत्ति वकील साहब जिंदगी भर रुपए जोड़ने में लगे रहे, लेकिन उसके रुपए कोई काम नहीं आए। और अंतिम संस्कार करके, और रतन को भी घर प्रॉपर्टी बेच के, रतन की जो सबसे प्रिय थी मोटर, दिन भर उसके ऊपर घूमती रहती थी। मोटर गाड़ी के लिए कहा जा रहा है, गाड़ी के लिए कहा जा रहा है मोटर। और वो मोटर घर संपत्ति बेचने के लिए मणिभूषण कह रहा है मेरे साथ चल लो, और वहीं पर शहर के अंदर रहेंगे, और जो बहू है वो क्या करेगी? सेवा करेगी। ऐसे लालच दिखाए जाते हैं। देखते हैं फिर क्या होता है। संपत्ति का अपहरण करता जा रहा है। अपहरण यानी जबरदस्ती छीनना। कोई चीज को जबरदस्ती अपन छीन लेते हैं उसे कहते हैं अपहरण। और उसकी संपत्ति का अपहरण कौन कर रहा है? मणिभूषण। लेकिन किसी प्रकार का शोर या विरोध विद्रोह कौन नहीं कर रही है? रतन उत्तराधिकारी बनाकर गए थे किसको? 16 के बाद से जालपा ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया। 16 दिनों के बाद अंतिम संस्कार 12-13-14 दिन हो जाते हैं। 16 के बाद उसने आना जाना कम, किसने कम कर दिया है? जालपा जो रमानाथ की पत्नी थी, उसने रतन के घर आना जाना बंद कर दिया। केवल एक बार घंटे 2 घंटे के लिए चली जाया करती थी। इधर कई दिनों से मुंशी दयानाथ को ज्वर आने लगा था। वकील साहब चले गए। अब रमानाथ का जो पिता है दयानाथ, उसको भी ज्वर यानी बुखार। ज्वर का हिंदी में अर्थ होता है ताप। क्या होता है? ताप। इसको हम कहते हैं बुखार। क्या कहते हैं? बुखार। और किसको आने लगा है? दयानाथ। वो भी धीरे धीरे बीमार होता जा रहा है। मुंशी दयानाथ को ज्वर आने लगा था। उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाते? मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो बकबक करने लगते। बीमारी थी, ज्वर आने के बाद बकबकाहट शुरू कर देते, बोलना शुरू कर देते। ये इसी प्रकार की बीमारी होती है। कभी गाते, कभी रोते, कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते देखते। लेकिन यहाँ पर भी लोग कहते हैं कि देवता का छाया हो गया। एक प्रकार की बीमारी है, नाम नहीं पता मेरे को। लेकिन जब भी तेज बुखार आ जाता है, लोग बकबकाहट करना, अधिक गतिविधियां करनी शुरू कर देते हैं। उनका जी चाहता सारा घर मेरे पास बैठा रहे, संबंधियों को भी बुला लिया जाए। ये अंतिम स्थिति में होता है व्यक्ति की। मौत नजदीक होती है तो बुढ़ा कहता है कि जितने सगे संबंधी रिश्तेदार होते हैं आखिर समय में मिलने जाते हैं। और ये भी बुलाने के लिए कह रहा है कि समय आ गया है जिसमें वो सबसे अंतिम भेंट कर ले, आखिरी मुलाकात हो जाए किसी से। क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा न थी। यमराज स्वयं उनके सामने लिए खड़े थे। रामेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी। रामेश्वरी उसकी पत्नी इनकी बकबक न सुन सकती थी। रामेश्वरी को सब कुछ स्वीकार था, लेकिन दयानाथ की जो बकबक थी, बकवास बोलते ही जा रहे थे, वो रामेश्वरी को स्वीकार नहीं थी। बकबक के ध्वन्यात्मक रूप होता है, ध्वन्यात्मक रूप होता है ध्वनि का। एक शब्द 2 बार आवर्ती होती है, इसे कहते हैं ध्वन्यात्मक रूप। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे। रामेश्वरी सब कुछ कर सकती थी, पर उनकी बकबक ना सुन सकती थी। सब कुछ सहन कर सकती थी, लेकिन उनकी बकवास उनको अच्छी नहीं लग रही थी। जो ही वो रोने लगते, वो कमरे से निकल जाती। लगाव, रिश्तेदारी, सब कुछ पैसे कमाते हैं या स्वास्थ्य ठीक रहता तब तक है। उसके बाद जो जो शारीरिक रूप से अपने आर्थिक रूप से गिरते जाएंगे, लोग किनारा करते जाएंगे। इसकी पत्नी है, वो भी उसके अंतिम समय में साथ नहीं दे रही। जो उसको ज्यादा पीड़ा दर्द होता है, मानसिक संतुलन नहीं रह पाता, फिर वो भी क्या कर लेती? किनारा कर लेती। सब माया के रूप है।
या तो माया के या काया यानी शरीर के, दोनों बिगड़ गए तो कोई साथ नहीं देता। ऐसी परिस्थितियां भी आपने अपने आसपास के परिदृश्य में देखी थी। बड़ी ठाट बाट से शादी होती है, या लड़की बीमार हो गई है, लड़का बीमार हो गया, शारीरिक रूप से अपाहिज हो गया, छोड़ के टाटा बाय कर देता। ये चीज समझाने किसके, या तो माया के या शरीर के, दोनों का साथ छूटा और किनारा करना शुरू कर दिया। उसे भूत बाधा का भ्रम होता था, अंधविश्वास के ऊपर कटाक्ष कर रहे। मुंशी के कमरे में कई समाचार पत्रों के फाइल थे, यही उन्हें एक व्यसन था। व्यसन का मतलब नशा। कौन सा नशा था? व्यसन व्यंजन दोनों समानार्थी शब्द है, लेकिन अर्थ होता है। व्यसन का मतलब है नशा। व्यसन का मतलब क्या होता है? नशा, या किसी की आदि होता है। व्यंजन का मतलब क्या होता है? पकवान। समानार्थी शब्द है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। ये कुंती कौन थी? पांडवों की माता थी। कौन थी? पांडवों की माता। केवल बिंदी का फर्क है, बिंदी के बिना हिंदी में श्रृंगार अधूरा माना जाता है। कुत्ते का स्त्रीलिंग, केवल बिंदी का ही फर्क है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, लेकिन दोनों जगह अपनी अपनी बात सब सही है। आप देंगे लास्ट में परीक्षा या परीक्षा? परीक्षा दोनों शब्द अपनी अपनी जगह पे शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, लेकिन अपन इनका उपयोग कहाँ करते हैं वहां अशुद्ध हो जाते हैं। परीक्षा परीक्षा, एक का परीक्षा का मतलब जांच परख पड़ताल मूल्यांकन, इस परीक्षा का मतलब है कीचड़। कीचड़ केवल मात्रा का फर्क है, लेकिन सर के ये शुद्ध है अशुद्ध है, दोनों शब्द अपनी अपनी जगह पे शुद्ध है, लेकिन अपना इसका अन्वय तालमेल बिगाड़ देते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। परिणाम परीक्षा जांच परख के लिए, मूल्यांकन के लिए परीक्षा, ये दूसरी परीक्षा कीचड़ के लिए दिन छोटी है। देखिए मुंशी के कमरे में के समाचार पत्रों के फाइल थे, यही उन्हीं का एक व्यसन था। व्यसन का मतलब क्या होता है? नशा, आदि, आदत, ये व्यसन। व्यंजन का मतलब क्या होता है? पकवान, भोजन की सामग्री। जालपा का जीवा बैठे बैठे बड़बड़ाने लगता, तो इन फाइलों को उलट पलट कर देखने लगती। एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का नक्शा देखा, वही नक्शा जिस नक्शे के ऊपर रमानाथ ने 50 रुपए का इनाम जीता था। कहां से पता चला वो नक्शा रमानाथ को? अखबार के ऊपर पता चला था, और वही नक्शा किसको मिला है? जालपा को मिला है। कमरे के अंदर बैठी बैठी पुस्तकें पढ़ रही है, तो नक्शे के ऊपर किसका नक्शा था? शतरंज का नक्शा था, और उसके ऊपर इनाम रखा हुआ था। कितने रुपए इनाम रखा हुआ था? 50 रुपए। और वो इनाम किसने जीता? कहाँ रह के? कलकत्ता या कलकत्ते, कोलकाता, वर्तमान उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। जालपा का तो इन्हीं फाइलों को उलट पुलट कर देखने लगी। एक दिन उसने पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। पुरस्कार बोलने में अशुद्धि होती थी, पुरस्कार बोला जाता है, लेकिन बोलते सब पुरस्कार ही। मेरा भी फोनेटिकली अशुद्धि होती है, पुरस्कार और एक भाषा है, पुरस्कार बोला जाता है, और लिखा भी पुरस्कार जाता है। अपन गड़बड़ी क्या करते हैं? पुरस्कार बोल देते हैं, ये शब्द अशुद्ध है। पुरस्कार नहीं था, पुरस्कार क्या होता है? ये शब्द अशुद्ध है। पुरस्कार अशुद्ध है, शब्द शुद्धि के लिए पुरस्कार शब्द है। पुरस्कार सही है, लेकिन शब्द शुद्धि में कहीं ध्यान रहे, परीक्षा दे देखा शब्द अच्छे से पहले पढ़ना चाहिए। पुरस्कार होता है, पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है। ये अगर आपको याद है तो शुभ शब्द है, गलती करके बैठेंगे नंबर माइनस मार्किंग में चले जाएंगे। सभी इसी फिराक में बैठे नौकरी मिल जाए तो, लेकिन कहने के लिए होता है, लेकिन सब आत्मिक मन सबका लालच रहता है नौकरी मिल जाए। क्या? लेकिन जब लगन लग जाती है, उद्देश्य दिखना शुरू हो जाता है।
अपने आप बैठना शुरू कर। किसी चीज की लगन लगनी चाहिए, उसके बाद टाइम कब निकलता है पता नहीं। हार्ट से किसी को चाहेंगे ना, दिल से किसी चीज को चाहने लग जाते हैं तो फिर समय कब निकलता है पता नहीं लगता। मोटरसाइकिल चलाने के लिए समय कितने घंटे निकल जाते हैं, जोश होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के मन कम होगा, जोश कम होगा, कौन चलाए इसको? छोड़े तो जाने, जिस पर नया नया शौक होता है उसके बाद रहने दो। एक एज थी साइकिल मिल जाए तो छोड़ते ही नहीं थे, साइकिल के नजदीक ही पहुंच जाए। जिस चीज का ज्यादा लगा होता है उसकी इच्छा होती है, दिल और दिमाग उससे जुड़ा हुआ रहता है, और दिल और दिमाग दोनों का कांटेक्ट इसी से जुड़ा हुआ रहेगा, उससे मन हटने का नाम मिलेगा। और जिंदगी में तो यही सलाह देता हूँ कि आपको भी काम करने पड़ेंगे, आजीविका रोजी रोटी के साधन हाथ सर के हम ऐसे ही रहेंगे, अच्छी बात है रहो, लेकिन आजीविका के कुछ न कुछ प्रकार के साधन आपको चयन करने ही पड़ेंगे। लेकिन मैं तो उसी को कहता हूँ जिस चीज में, जिस काम में आपका दिल लगे, कभी दिमाग बोझ नहीं हो कि मैंने आज ये काम किया, उसी काम का चयन करें, रोजगार का धंधा चयन करें। हर लोग रोजगार करते करते लेकिन उसी चीज को चयन करें जिसके अंदर आपकी जिंदगी हो, दिल से परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, उस चीज का, धंधे का, रोजगार का चयन नहीं करें। अपनी रुचि जिसमें होती है उसी का ही चयन करें। जिसे हल करने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार रखा था, उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की बिसात और मोहरे रखे हुए थे, ताक यानी मौके की तलाश पर रमानाथ की मोहरे शतरंज खेलने की जो गोटियां होती है सांप सीढ़ी के लिए, उसी प्रकार का खेल होता है शतरंज। थोड़ी गोटियां पड़ी होती है, दो तीन खिलाड़ी बैठ के खेलते हैं, हाथी राजा रानी सिपाही, इस प्रकार का खेल होता है शतरंज। लेकिन बैठ के इंडोर टेबल पे बैठ के खेलने जाने वाला खेल है क्या? उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए थे, वो तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई और कॉपी लेकर कॉपी उठा लाई। ये नक्शा उसे कॉपी में मौजूद था, जो नक्शा अखबार में छपा हुआ था वही रमानाथ की कॉपी में मौजूद था। कौन लेके आई उस नक्शे को? और नक्शा ही ना था, उसका हल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में सहसा ये विचार चमक उठा, इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दो तो कैसा हो। अब जालपा के मन में एक विचार आया, रमानाथ की कहां पे पता लगे, इसलिए उस नक्शे को अखबार के अंदर छपाना चाह रही है। दूसरा नक्शा जो हल था, यानी कोई दूसरा नक्शा और उसके परिणाम छाप दो तो कहीं न कहीं से भेजने वाले का पता मिल जाएगा। पर रमानाथ की इन चीजों में क्या है? शौक है, रुचि, शौक दोनों अर्थ एक मात्रा दुख होता है। शौक एक मात्रा, इसका मतलब है दुख, और शौक यानी रुचि, लगाव। मात्रा का फर्क है, एक मात्रा डबल मात्रा। शौक यानी दुख, शौक यानी रुचि। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की बिसात पर मोहरे रखे हुए थे, उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए थे। वो तुरंत दौड़ी ऊपर गई और उस कॉपी को उठा लाई। नक्शा उस कॉपी में मौजूद था, और नक्शा ही ना था, उसका हल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में सहसा अचानक ये विचार चमक उठा, इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दो तो कैसा हो। शायद उसकी निगाह पड़ जाए, निगरानी दृष्टि। ये नक्शा इतना सरल तो नहीं है कि आसानी से हल हो जाए। इस नगर में जब कोई उनका सानी नहीं है, सानी का मतलब उनकी पहचान उनसे छिपा हुआ नहीं है, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हो सकती है जो ये नक्शा हल कर सके। यानी उसके दिमाग में एक विचार बांधा कि इस नक्शे को हल करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम होगी। कुछ भी हो, जब उन्होंने ये नक्शा हल किया है तो उसे देखते हैं कि फिर हल कर लेंगे। लोग पहली बार देखेंगे, उन्हें दो एक दिन सोचने में लग जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले उसी को पुरस्कार दिया जाएगा। जो सबसे पहले नक्शा हल करके भेजेगा उसको क्या दिया जाएगा? पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार नहीं, पुरस्कार। जुआ तो है नहीं, उन्हें रुपए न मिले तो भी इतना तो संभव हो कि हल करने वाले को उसका नाम, हल करने वालों में उनका नाम भी हो, कुछ पता तो लग जाएगा। यानी वो पता करने की कोशिश कर रही है कि रमानाथ से कहीं न कहीं जान पहचान जगह पता मिल जाएगा। घर से भागे हुए रमानाथ का तो रुपए ये तो जाएंगे। 10 रुपए का पुरस्कार रख दो, पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी इधर ध्यान न देगा। ये बात भी रमा के हित की होगी। इसी उदयपुर में आज रतन से न मिल सकी। रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही, रास्ता देखना, इंतजार करना। जब वह शाम को भी न गई तो
उससे रहा न गया। आज वो 2500 के बाद पहली बार घर से निकली है। 2500 के बाद महिलाएं परंपरा रहती है, कुछ दिनों तक कहाँ रहती है, घर के अंदर ही रहती रहेगी। रतन पहली बार घर से निकली है। मारवाड़ी शब्द आ रहे जैसे कहीं रौनक न थी, उनके लिए हिंदी शब्द तैयार रखे। मारवाड़ी शब्द याद है आपको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए आज से हिंदी के शब्द भी याद रखें। पति के शौक में महिलाएं कुछ दिनों तक घर की चार दीवारी के अंदर ही रहती है। क्या ये बात अच्छी है, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जो वक्त पे निकलते नहीं। ज्यादातर आपकी पहचान बाड़मेर में रहो, अच्छी बात है। क्या पूरा एक्सपीरियंस है? कहीं रौनक ना थी, कहीं जीवन न था, सारा शहर नगर शोक मना रहा था। ऐसा किसको लग रहा है? रतन को जब पहली बार घर से निकली, उस तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वो तांगे से भी कम जा रही थी। हमेशा स्पीड से गाड़ी चलाती थी मोटर, वर्तमान की मान लो स्कूटी, लेकिन आज वो तांगे से, घोड़ा गाड़ी से भी धीरे चल रही है। एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दिया और उसे 4 आने दे दिए। कभी जीवन में भिखारी को नहीं दिए पैसे, किसी ने मांगे तो भी नहीं दिए, लेकिन आज पहली बार उसका दिल पसीज उठा, 4 आने दिए। लेकिन जब अपने पास रुपए संपदा होती है, दुख में है तो मेहनत करो। परिस्थिति अगर विपरीत है तो क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। परिस्थिति अपने पक्ष में, दूसरे लोगों का सहयोग करना चाहिए। जिंदगी के 2 असूल रखें। परिस्थिति अपनी विपरीत है, खराब परिस्थिति है तो मेहनत करें। अगर परिस्थिति अपनी अच्छी है तो किसी का क्या करें? सहयोग करें आगे बढ़ने के लिए। आगे का दौड़ने के लिए आगे नहीं, उत्थान प्रगति विकास के लिए उसका प्रयास करें। कुछ आगे और बढ़ी तो उन्होंने 2 कांस्टेबल कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे 1 रुपया देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिल खुश हुआ, आज किसी भाग्यवान का मुंह देखकर उठा था। जानपा ने उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज मैं ना आ सकी। दादाजी को कई दिन से ज्वर आ रहा, ज्वर बुखार। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाया और पूछा, यही है ना? तुमने मुझसे न कहा। मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। मुंशी कौन? दयानंद। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर ये तो संसार है। दुख किस बात का हुआ? के साथ चले गए, जिसका दुख हुआ, लेकिन ये तो संसार है, आना जाना। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है। यानी एक की बारी लगे, कल दूसरे की बारी है, नंबर आने वाला। एक साथ सृष्टि समाप्त नहीं होती। ये तो सृष्टि समाप्त हो जाए, मानव जन्म भी, सभ्यता भी खतरे पड़ जाए। सिंधु घाटी सभ्यता के पढ़ते होंगे, वो एक साथ समाप्त हुई थी। बीमारियां थी, पहले लोग मानते नहीं थे, पढ़ते थे, अभी भी नहीं मानते थे, एक साथ कभी क्या समाप्त हो सकती क्या? लेकिन कोरोना जैसा वायरस देखा, धड़ाधड़ लोग जा रहे, पेड़ के पत्ते की तरह तोड़ गिर रहे। तो मालूम भी हुआ कुछ अकस्मात कारण भी हो सकते हैं, कुछ बीमारी जो थी। 100 साल के बाद मौसम भी एक बार परिवर्तन होता है। ज्यादातर आप पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन का कारण है। और 2-3 दिन ही चली थी इधर की हवाएं, पूर्व और उत्तर के बीच वाली हवा चली थी। जब कोरोना के अंदर आए तो 3-4 दिन लोग सब मुरझाने शुरू हो गए धीरे धीरे। अस्पताल में संख्या बढ़ गई, और जो ऑक्सीजन के लिए डालने पड़ रहे। ऐसी स्थिति आने वाले समय में 100 सालों बाद पानी के लिए आ जाएगी। बोतलों में आज भी मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जल के हाइड्रोजन की भी टैबलेट आएगी। पानी नहीं है, एक टैबलेट खा लोगे खत्म हो जाएंगे, लोग चले जाएंगे। मंगल ग्रह से लोग क्यों समाप्त हुए? पानी नहीं था, जलवायु खत्म हो गई, पेड़ पौधे नहीं तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। यही चल चला लगा हुआ है। एक मनुष्य की बारी, दूसरे की बारी, यही चल चला सृष्टि के अंदर लगा हुआ है। अब मैं भी चला नहीं बच सकता। कौन कह रहा है? दयानाथ। दीनदयाल को नहीं मानो, दीनदयाल जानपा का पिता है। रमानाथ के पिता की हालत खराब है, वो कह रहा है चलने के लिए तैयार हो। बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्टी जल रही हो। ज्वर के कारण बहुत बड़ी प्यास लगी रहती, जैसे छाती के अंदर क्या जली रहती हो, भट्टी सीने में।
फूका जाता हूँ, कोई अपना नहीं होता। भाई जी संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते नाते रिश्ते, केवल स्वार्थ के नाते रिश्ते हैं, बाकी कोई नाता रिश्ता नहीं है। लेकिन ये शरीर की पीड़ा शरीर को भुगतनी है अंतिम समय में। किसी प्रकार के रिश्ते नाते रुपए पैसे धन संपदा पड़ी रहेगी, लेकिन आगे समय आएगा शरीर की कष्ट अपने को शरीर को भुगतने। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है। आए लड़का था वो भी हाथ से निकल गया, न जाने कहां गया। अंतिम समय में लड़के की पुकार, एक था वो भी हाथ से निकल गया, यानी घर छोड़ के भाग गया। आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता, पानी देने वाला अंतिम मर के तर्पण करने वाला तो कोई होता। ये तो लौटे हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं मैं मर जाऊं या जी जाऊं। तो दयानाथ के तो भाई थे, उनके बारे में सॉरी रमानाथ के तो भाई थे, दयानाथ के लड़के के तो दूसरे का नाम क्या है। इन्हें 3 दफे खाने को चाहिए, 3 दफे पीने को चाहिए, खाने पीने की मौज कर रहे बस, और किसी के काम के नहीं। यहाँ बैठ के दोनों का दम घुटता है, क्या करूं हम की न बचूंगा। लड़के माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, इसलिए कह रहे बैठते समय इसका क्या घुट रहा है, तब घुट रहा है, अपने जी नहीं सकता। रतन ने तस्कीन दी, ये मलेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। तस्कीन दी, तसल्ली दी कि मलेरिया है, 2-3 बार ठीक हो जाओगे। लोग यही कहते हैं अंतिम समय में किसी को मरने जाता है, ऐसे थोड़ी कहोगे आप 2-4 दिन के मेहमान हो, बेचारा एक दिन जिए तो उससे पहले मर जाए, हाथ देगा कर कहेंगे ये ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, तसल्ली रखो, संघर्ष रखो। मुंशी जी ने दीन नेत्रों से देख कर कहा बैठ जाइए बहू जी, आप कह दिए आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं, लेकिन मुझे तो आशा नहीं है, मैं भी ताक होकर यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूं। अब उनके घर मेहमान ही खाऊंगा, यमराज के घर चला जाऊंगा, वही बैठ के। अब कहाँ जाते हैं बचकर बसा, ऐसा लगे हुए कि वह भी याद करे। लोग कहते हैं वहां भी आत्मा इसी तरह रहती है, यानी भगवान के घर जाने के बाद, स्वर्ग लोक में जाने के बाद भी आत्मा इसी तरह रहती है। कहते हैं जाने के बाद भी पता चलता है रहती नहीं रहती, कुछ भी नहीं है। मरने के बाद हवा मिल जाती है, पानी में, मिट्टी में, आग में, पंचतत्वों से बना शरीर पंचतत्व मिल जाता है। इसी तरह वहां भी कचहरियां है, हाकिम है, हाकिम का मतलब कहते हैं वेद, राजा है, रंग है, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं, फिर क्या चिंता। वहां भी अलमत हो जाएगी, मजे से अखबार पढ़ा करूंगा, अलमत यानी मौज हो जाएगी, वहां से मजे से अखबार पढ़ा करूंगा। ऐसे कल्पना देख रहा है व्यक्ति, लास्ट में अपने मन को तसल्ली दे रहा है, लड़कियां तो पता नहीं क्या बातें हैं पूरी होने वाली। रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वह खड़ी न रह सकी। मुंशी जी विनोद के भाव से बातें कर रहे थे, उनके चेहरे पर गंभीर विषाद देखा थी। आज ये होता है कथा परिवेश का वर्णन करा जा रहा है, प्रेमचंद कहानी को बढ़ाने के लिए, उपन्यास को बढ़ाने के लिए आसपास के परिवेश वातावरण का वर्णन कर रहा है। आज जब 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी और इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई, उसके साथ जान को भी बाहर आ गई। रतन ने अपराधी नेत्रों से उसकी ओर देखकर कहा दादाजी के मन में क्या समझा होगा, यानी हंसने के बाद दयानाथ ने मन में क्या समझा होगा उसके बारे में विचार कर रही। सोचते होंगे मैं तो जान से मर रही हूँ और हंसी सूझती है, अब बाहर न जाऊंगी, नहीं ऐसी कोई बात फिर कहेंगे तो मैं बिना हंसी न रह सकूंगी। देखो तो आज कितनी बेमौका हंसी आई है, यानी पति के स्वर्गवास की बात पहली बार हंसी है, कह रही वो मां दोबारा नहीं जाऊंगी, बिना मौके पे हंसना भी बुरा है, किसी चीज की अति खराब है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, और हर चीजें मौके पर अच्छी लगती है, वो कहता बेमौके पर हंसी आ गई, उसके कारण उसको शर्म आ गई। वो अपने मन को उस सकलता के लिए धिक्कारने लगी, अपने आप को दोष देने लगी। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़ने को तो समझना। मुझे भी अक्सर उनकी बातों पर हंसी आ जाती है। इस वक्त तो उनको ज्वर कुछ हल्का है, ज्वर यानी बुखार। जब जोर का ज्वर होता है देखो क्या होता है, तब तो ये तो उल अलूल पकड़ने लगते हैं, यानी जोरदार बुखार हो जाए तो फुटसुटान बोलने लग जाते हैं। इसी वक्त हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। आज सवेरे कहने लगे मेरा पेट भको गया, इसकी रट लगा दी। बुढ़ापे के अंदर देखना व्यक्ति चला जाएगा अंतिम समय में, चाहे अपने बूढ़े दादा दादी हो तो एक ही रट लगाते थे। कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है, खाना खाने के बाद 10 मिनट कहते भूख लगी है रोटी खाओ, भूख लगी है रोटी खाओ। एक ही चीज, खाना खाते नहीं और रोटी खाते नहीं, लेकिन रट दिमाग के अंदर वही रीत चलनी शुरू हो जाती है। दयानाथ के दिमाग के अंदर एक ही चीज लग रही, पेट में भूख लग रही है। पेट में क्या लग रही है? भूख तो नहीं कह रहा है, भूख लग रही है। इसका आशय क्या था मैं न समझ सकी,
ना अम्मा समझ सकी, पर वो बराबर यही रहते जाते थे, पेट भगो गया, पेट भगो गया, आओ कमरे में चले, रतन मेरे साथ में चलोगी, जालपा आज तो न चल सकूंगी, पर कल लाओगी, कह नहीं सकती, दादाजी को कुछ हल्का रहा तो आऊंगी, कहने के लिए वादा कर रही है, दादाजी कुछ जी हल्का हुआ तो आऊंगी। क्या हुआ? नहीं भाई जरूर आना, तुमसे एक सलाह करनी है, रुक जाओ कहीं नहीं जाना। क्या सलाह है? मन्नी कहते हैं यहाँ अब रहकर क्या करना है, घर चलो, बंगले को बेच देने को कहते हैं। मन्नी मणिभूषण के लिए कह रहे हैं घर चलो, शहर के अंदर जो बंगला है उसको भी क्या करते हैं, बेच देने का विचार है। जालपा ने एकाएक छिटक कर उसका हाथ पकड़ दिया, कहाँ जाएगा भाई? जालपा ने एकाएक छिटक कर उसका हाथ पकड़ दिया और बोली, ये तो तुमने बुरी खबर सुनाई। कौन सी बुरी खबर सुनाई है? कि मणिभूषण कहता है कि यहाँ से घर चल दो, धन संपदा बंगला वगैरह उसको क्या करते हैं, बेच दें, और वहां से कहाँ जाने के लिए बात कर रहे, शहर छोड़ के अपने घर गांव जाने की बात चल रही है। लेकिन वो बात जालपा को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मन बदलने के लिए एक ही थी, रतन उसी के घर आसपास जाती थी, और वो भी शहर छोड़ के घर पे जा रही है। मुझे इस दशा में तुम छोड़कर चली जाओगी, मैं न जाने दूंगी, मनी से कह दो बंगला बेच दे। मगर जब तक उनका पता न चल जाएगा, मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। तुमको एक हफ्ते बाहर रहो, यही मेरा एक पल पल बैठ जाना। तुम कल एक हफ्ते बाहर रही, मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया। मैं न जानती थी तुमसे इतना प्रेम हो गया, आज तो शायद मैं मर ही जाऊंगी। बहाना कर रही है कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी, ये कर दूंगी, ये सब झूठे, कोई मरता किसी के लिए नहीं बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, अभी जाने का नाम न लेना। रतन की आंखें भर आई, बोली, मुझसे वहां न रहा जाएगा, सच कहती हूँ, मैं तो कर दूंगी, मुझे नहीं जाना। जालपा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, कसम खाओ कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। रतन ने उसे अंकवार में लेकर कहा, जो कसम खाती हूँ न जाऊंगी, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, मेरे लिए वहां क्या रखा है, मैं बंगला भी क्यों बेचूं, 200-250 मकान का किराया हम दोनों के लिए गुजार के लिए काफी। मैं आज ही मन्नी से कह दूंगी मैं न जाऊंगी। मन्नी किसको कह रहे हैं? मणिभूषण से के लिए कह रहे हैं कि मैं यहाँ सब छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। सहसा फर्श पर शतरंज के मोहरे और नक्शे देखकर उसने पूछा, ये शतरंज किसके साथ खेल रही थी? कौन पूछ रही है? रतन। किसको पूछ रही है? जालपा को। ये शतरंज और मोहरे किसके साथ खेल रही थी? जालपा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य का पासा फेंकने की जो बात सोची थी, वो सब उसने कह सुनाई। जो मन के अंदर सोचा था कि शतरंज का नक्शा अखबार में छाप दूं, 10 रुपए का पुरस्कार रख दूं और कहीं रमानाथ का पता न चल जाए, वो बात उसने जालपा को सुना। जालपा ने रतन को सुना दी। मन में डर रही थी कि कहीं उसके प्रस्ताव को व्यर्थ न समझे, पागलपन का न ख्याल करे। लेकिन रतन सुनते ही बाग होगी, बाग को सो जाना। बोले, 10 रुपए तो बहुत कम पुरस्कार है, 50 रुपए कर दो, रुपए में लेती हूँ। जालपा ने शंका की, लेकिन इतने पुरस्कार के लोग से कहीं अच्छे शतरंजबाजों के मैदान में कदम रखा तो रतन ने दृढ़ता से कहा, कोई अर्ज नहीं, बाबूजी की निगाह पड़ गई तो वो उसे जरूर हल कर देंगे, और मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आएगा। कुछ न होगा तो पता तो लग ही जाएगा, अखबार के दफ्तर में तो उनका पता ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला है, अखबार के दफ्तर के अंदर तो उनका एड्रेस मिल ही जाएगा कहीं न कहीं से, और सबसे पहले जवाब भी वही देंगे। 50 रुपए खर्चा हो जाएगा तो हो जाएगा। तुम पैसे देने के लिए तैयार थी। बड़ा मन कहता है इसका फल अच्छा फल होगा। मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूँ। कायल भाव विभूषित होना। जब मैं उन्हें लेकर कलकत्ते चली थी, उस वक्त मेरा मन कर रहा था वहां जाना अच्छा न होगा। जालपा, तुम्हें तो आशा है पूरी, मैं सवेरे रुपए लेकर जाऊंगी, तो मैं आज खत लिख रखूंगी। खत पत्र को कहते हैं, किसके पास भेजूं? वहां का कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए।
वो तो प्रजा मित्र की बड़ी चर्चा थी, पुस्तकालय में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे। पहले ही प्रजा मित्र के अंदर एक अक्सर छपा था जिसे रमानाथ ने हल किया था, और पुस्तकालय के अंदर लाइब्रेरी के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबार की बात करें तो प्रजा मित्र को ही लिखूंगी, लेकिन इतने रुपए हड़प कर जाए तो रक्षा न छापे तो क्या होगा? क्या होगा? 50 रुपए तो जाएंगे, दमड़ी की हड्डियां खाकर कुत्ते की जात तो पहचान ली जाएगी। धोखा एक ही बार होता है, कुत्ते की जात पहचान लग जाएगी, धोखेबाज का पता लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग देश हित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धौंस करते हैं, वे इतने नीच नहीं हो सकते। मेरे साथ आज घंटे के लिए चलो, मैं तुम्हें सेवक दे दूंगी, रुपए है वो सेवक हाथों हाथ तुम्हें दे दूंगी। जालपा ने नीमरान ने होकर कहा, इस वक्त कहाँ चलो, कल ही जाऊंगी। इसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे, बहु जालपा तो लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली। रतन बाहर जा रही थी, रामेश्वरी पंखा दिए अपने को जलती हुई दिखाई पड़ी। रतन ने पूछा, तुम्हें गर्मी लग रही है? अम्मा जी मैं तो ठंड के मारे कांप रही हूँ। अरे तुम्हारे गांव में ये क्या उजला उजला लगा हुआ है? क्या आटा पीस रही थी? रामेश्वरी ने लज्जित होकर कहा, वेद जी ने उन्हें हाथ के आटे की रोटी खाने को कहा। बाजार में हाथ का आटा कहाँ मैसर, मूल्य में कोई पिसनारी नहीं मिलती। मुझे दिनों तक चक्की से आटा पिसवा लेती। मैं तो एक आना सेर देने को राजी हूँ, पर कोई मिलता ही नहीं। सेर रुपए देने के लिए राजी हूँ, लेकिन कोई मिल भी नहीं रहा है। रतन ने अचंभे से कहा, तुमसे चक्की चल जाती। रामेश्वरी ने जेब से मुस्कुरा कर कहा, कौन बहुत बड़ा था? यानी पुराने जमाने की जो महिला होती है वो अपने पति के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहती है, लेकिन वर्तमान समय की महिलाएं, आधुनिक परंपरा की जो महिला है, वो एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं रहती। हाथ से बनी हुई चक्की से आटा पीसना है तो पीसने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रतन और जालपा जैसी महिला एक क्षण भी उनके पास बैठती नहीं थी। पाव भर तो 2 दिन के लिए हो जाता है, खाते नहीं। एक खोआ भी नहीं खाते, एक और भी नहीं खाते। वो पीसने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ता। मुझे रात भर चक्की पीसना वो है, उनके पास घड़ी पर बैठना वो नहीं। बैठना का मतलब अच्छा स्वीकार नहीं है, रात भर चक्की पीसना स्वीकार है। रतन जाकर जात के पास 1 मिनट खड़ी रही, फिर मुस्कुराकर मासी पर बैठ गई। मासी खाक हो गए, बोले, तुमसे तो जात न चलता होगा। माँ जी लाओ थोड़ा सा गेहूं मुझे दो, देख लो। जात चक्की के लिए गए। रामेश्वरी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे नहीं बहू, तुम क्या पीसोगी, चलो यहाँ से। रतन ने प्रणाम किया, मैंने बहुत दिनों तक पीसा है माँ जी। जब मैं अपने घर थी तो रोज पीसती थी। मेरी अम्मा लाओ थोड़ा सा गेहूं। हाथ दुखने लगा, छाले पड़ जाएंगे। चक्की चलाने के लिए घट्टी कहते हैं मारवाड़ी में। कुछ नहीं होगा माँ जी, आप गेहूं तो लाइए। रमेश ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा, गेहूं घर में नहीं है, अब इस वक्त बाजार से कौन लावे? अच्छा चलिए मैं आपके भंडारे में देखूं गेहूं होगा कैसे नहीं। रसोई की बगल वाली कोठरी में जब खाने पीने का सामान रखा था, रतन अंदर चली गई और हांडियों में टंडोर कब देखने लगी। हांडी मिट्टी के बने हुए बर्तन के लिए एक एक चीज देखने लगी, गेहूं है या नहीं है। एक हांडी में गेहूं निकल आए, बड़ी खुशी हुई, बोली, देखो माँ जी निकले कि नहीं, तुम मुझसे बहाना कर रही थी। उसने टोकरी में थोड़ा सा गेहूं निकाली और कुछ चक्की पर जाकर पीसने लगी। चक्की मशीन वाली नहीं, लाइट वाली नहीं, हाथ से चलने वाली चक्की, मारवाड़ी कहते हैं घट्टी। रामेश्वर ने जाकर जालपा से कहा, बहू वो जाल पर बैठी गेहूं पीस रही है, उठाती हूँ, उठती ही नहीं, कोई देख ले तो क्या कहे। जालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सास की हड़बड़ाहट का आनंद उठाने के लिए कहा, ये तुमने क्या गजब किया अम्मा जी, सचमुच कोई देख ले तो नाक ही कट जाएगी। नाक कट जाना, इधर चली जाना। चलिए जरा देखो। रामेश्वरी व्यवस्था से क्या करो। मैं तो समझा कि हार गई, मानती नहीं। जालपा ने जाकर देखा तो रतन गेहूं पीसने में मग्न थी। विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था। इतनी देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। उसके बलिष्ठ हाथों में जात लड्डू के समान नाच रहा था। चक्की में जो खंभा लगा उसे कह जालपा ने हंसकर कहा, और आटा महीन होनी नहीं, पैसे मिलेंगे। रतन को सुनाई न दिया। बारीक गौरव के भाती अमित भाव से मुस्कुराई। गौरव की समस्या भी ये होती है, एक बार किसी को मुस्कुराता देख कर मुस्कुराते हैं, दूसरी बार कोई बात सुना देता है तब वो मुस्कुराते हैं। गौरव की समस्या होती है, सारे मुस्कुरा रहे हैं, एक आध गौरव बैठा है, सबको हंसते हुए देख के साथ में हंस लेता है। जब बात उसके समझ में आती है किसी तरह, कोई कान में जाकर कहता है दोबारा हंसते, और घर पे बैठा तीसरी बार सोच रहा है, तीसरी बार हंस जाता है। ये गौरव की समस्या होती है सबसे ज्यादा। यानी एक बार तो सबके साथ सामने हंसता देखकर क्या कर देता है, हंस देता है। दूसरी बार कोई कान में कह दे
अच्छा ये बात है कि आपको हंसते था, तीसरी बार वही बैठा बैठा बात घर पे याद आती है, कहीं याद आती तो वही हंसने लगता। सुनाई तो देता नहीं, सबसे ज्यादा गौरव का आनंद ये किसी चीज का होता नहीं। पास वाले भले ही कुछ ही करते अपने काम में मस्त रहते। टाइम बाकी है फिर ये पैराग्राफ पूरा होना चाहिए। जालपन एस्कर का कितना टाइम हुआ है? ये पैराग्राफ पूरा हो जाएगा तो 1 मिनट का काम पीछे। जालपन एस्कर का और ही आता मई नोट नहीं पैसे न मिलेंगे, रतन को सुनाई न दिया, गौरव की बातें अनिश्चित भाव से मुस्कुराई। जालपन ने और जोर से कहा, आटा खूब मई पीसना, नहीं पैसे न जाएंगे। एक दूसरे के मजाक के लिए करे, आटा मई नहीं होता पैसे नहीं मिलेंगे। रतन ने भी एस्कर का 2 मिनट चुप बैठने, पैराग्राफ पूरा हो जाएगा। रतन ने भी हंसकर कहा, जितना महीन चाहिए उतना महीन पीस तो फौजी इससे अच्छी मिलनी चाहिए। जाल पर देल शेर एक दाम चलता है। रतन देवी शेर सही, जाल पर मुंह धोआओ, देल शेर मिलेंगे। रतन मैं सब पीस कर उठूंगी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाल पर आ जाओ, मैं भी खींचा दूं। रतन जी चाहता है कोई जाल का गीत गाओ। जाल पर अकेले कैसे गाओगे? रामेश्वरी अम्मा जरा दादाजी के पास बैठ जाओ, मैं भी जाती हूँ। जालपा भी जात पर जा बैठे और दोनों जात का एक गीत गाने लगे। माई जोगिन बना के कहाँ गया रे जोगिया, मुझे जोगिन बना के जोगिया कहाँ गया? अपने नायक के लिए गीत गा रही है कि मुझे जोगिन बना के जोगी तुम कहाँ चला गया, बिछुड़ने वाला तुम कहाँ चला गया? किसके लिए गा रही है? दोनों ही गीत गा रही है, एक तो रतन और दूसरी रतन गा रही है वकील साहब के लिए। जालपा किसके लिए गा रही है? भगवान आपके लिए। दोनों के स्वर मधुर थे, जात की घुमर घुमरों के स्वर के साथ क्या काम कर रही थी। अब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जात का स्वर मनोकल ध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर हो जाता दोनों के हृदय। इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे, न शोक का भार था, शोक कहते दुख को, न वियोग का दुख। जैसे तो चिड़िया प्रभाव की अपूर्ण शोभा से मग्न होकर जाग रही हो, उसी के समय दुख भी क्या हो जाता है, दुख। दोनों की चिड़िया की बातें दुख क्या हो गया? नेक्स्ट पढ़ेंगे।